बहुत शर्मनाक बात करी है जो अभी आशा भोसले जी ने करी है। 92 वर्ष की उम्र में जाके इस तरीके की बातें करना, और वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही कालिख पोत रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी कला, दोनों ही बहनें कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रही हैं। बड़प्पन उनको रफी साहब से सीखना चाहिए था। सच्चाई ये है कि इन दो बहनों के अलावा कभी किसी ने कोई एक ऐसी ओछी बात, ऐसी कमतर बात, जो कि एक तरीके से उनके व्यक्तित्व और उनकी गरिमा खुद की गिराती है, इन दोनों बहनों की क्यों करती हैं ये मुझे समझ नहीं आता। कमतर बात कर रही हैं, बहुत अपने स्तरहीन बात कर रही हैं। वही लता जी ने भी अपने जीवन में करी। लेकिन खैर, जब वो 2-3 साल उन लोगों ने नहीं गाया तो इसका खामियाजा किसने भुगता? लता जी ने भुगता। लता जी के उस युग में आप उठा के देख लीजिए, जो नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स हुई है डुएट्स की, वो सबसे ज्यादा रफी साहब की थी। जो बड़े बड़े सर्वे हुए, वो चाहे आउटलुक ने किया, चाहे इंडिया टुडे ने किया, चाहे CNN IBN ने किया, चाहे सिनेब्लिट्स ने किया, हर बार ये बात उभर कर आई कि पब्लिक में रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक माना। मन्ना डे ने कहा है कि विश्व के सर्वोत्तम अगर कोई गायक थे, सभी गायक गायिकाओं में वो रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मन्ना डे ने एक बार ये भी हम लोगों से कहा था कि ये अभी तक समझ में नहीं आया कि हम पुरुष लोगों में कभी कोई जेलसी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन न जाने क्यों औरतों में इस तरीके की जो गायिकाएं थीं, उनमें इस तरीके की भावना क्यों नहीं थी, और क्यों वो इस तरीके का एक वैमनस्य या एक तरीके का मनमुटाव रखती थी। किसी ने कभी रफी साहब के बारे में कोई गलत बात करी तो किशोर कुमार उग्र हो उठे, उन्होंने उन लोगों को डांट दिया, और उन्होंने यहां तक कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके जैसा गाना मैं नहीं गा सकता। पंडित जसराज कहते थे कि रफी साहब को गाना सुनते देख या उनसे मिलते देख अपने आप ही हमारे हाथ श्रद्धा से ऊपर उठ जाते थे, हम नतमस्तक हो जाते थे। इतनी खूबसूरत अदायगी करने वाला गायक हम तो मतलब सदियों तक ढूंढते रहेंगे, ऐसी अदायगी वाला इंसान आएगा नहीं। वो अपनी जब आवाज को खींचते हैं तो वो इतनी ऊपर ले जाते हैं और उसको चौथे ऑक्टेव से टच करा देते हैं, और इसी तरीके से उसमें रफी साहब आखिर में जाके आवाज इतनी पतली कर लेते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उसको गाते हैं कि वो जो मुखड़ा है वो अपने आप में, आप कई बार अगर उसको ध्यान से ना सुने तो आपको एकदम समझ में लगता है कि कोई तीसरा गायक आ गया बीच में। वो आवाज ही बदल डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद विप्लव, आप सबका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स, और आज हम बात करेंगे आशा भोसले की, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी गायिका थी, रही हैं, और जिनको सतरंगी गायिका या बहुआयामी गायन क्षमता वाली गायिका के रूप में जाना जाता है, और जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और बाद में भी रहेंगे, और जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी से लेके किशोर कुमार और तमाम गायकों, बड़े बड़े गायकों के साथ गाने गाए हैं। उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहे, काफ़ी उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा। उनके जीवन में कई संगीतकार आए और काफ़ी उसको लेकर के भी विवाद हुआ। उनका अपना जीवन भी काफ़ी दुख से भरा हुआ रहा। वो साधना के साथ भी कई तरह के विवाद हुए। तो उनका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, विवादों से भरा हुआ है। और आजकल एक और विवाद जुड़ गया है कि उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में, जो कि एक आज भारत के सबसे बड़े गायक के रूप में जिनको माना जाता है, उनको लेकर के उनकी ऐसी कुछ टिप्पणियां, उनकी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिस पर उनके रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने भी प्रतिरोध जताया है। तो इन सब बातों को पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं आज जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, और जो संगीत के जानकार हैं। तो दीपक महान साहब का स्वागत है, और हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो हम जानना चाहेंगे दीपक जी से
कि जो आशा भोसले की गायकी है, एक तो उनका जीवन है, विवाद है, उसमें संघर्ष है, वो तो है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उनकी गायकी पर अगर बात करें तो किस तरह से आप उनकी गायकी को, बाकी विवाद को, बाकी उनकी उनसे जुड़े हुए जो चीजें हैं उसको छोड़ दिया जाए, केवल गायकी के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनकी गायकी को आप व्याख्यायित करेंगे? सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार। विनोद जी, आज हम जब ये बातचीत कर रहे हैं तो आशा भोसले जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो हमारी ओर से, आपकी ओर से और सभी की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मेरे को ये कहना होगा कि मैं जब भी फिल्म संगीत, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग को देखता हूं, तो मुझे जो त्रिमूर्ति लगते हैं जिनसे कि हम उस युग की संगीत को एक तरीके से प्रभाषित करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक रफी साहब और दूसरे दो जो आते हैं कलाकार, वो हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले। और मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से आशा जी बहुत पसंद हैं। आशा जी ने बहुत विविधतापूर्ण गीत गाए हैं और कुछ मायनों में वो लता मंगेशकर से भी भारी पड़ती हैं। लता मंगेशकर एक तरीके से स्वीटनेस या मिठास का एक पर्याय कही जा सकती हैं, लेकिन जो विविधता, जो लोच, जो ऊंचाइयों पे और जो शास्त्रीय संगीत की पारंगता है जो आशा भोसले ने दिखाई है कई गानों में, और खास तौर से मैं अपने सभी दर्शकों को कहूंगा कि कभी आप अली अकबर खान के निर्देशन में उनका जो गैर फिल्मी एक एल्बम था, उसकी कैसेट भी मिलती है और वो यूट्यूब पे भी है, एक्सटेसी नाम से, उसमें उन्होंने तानसेन की जो ताने गाई हैं, जो बंदिशें गाई हैं, वो बहुत अद्भुत हैं। तो गायकी में ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही अद्भुत गायिका रही हैं। अब ये बात भी सही है कि आज की तारीख में 11,000 गीत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यानी कि सबसे ज्यादा गाने का जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम दर्ज है। हालांकि ये बात भी सर्वविदित है कि जब रफी साहब का इंतकाल हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उस समय सबसे ज्यादा गाने विश्व में उन्होंने ही गाए थे, 5,000 और कुछ 700 गाने। हालांकि एक बहुत गलत प्रचार उस समय किया गया था गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा कि लता मंगेशकर ने 26,000 गाने गाए हैं, और उसके अंदर उसको प्रतिवाद मेरे जैसे कई लोगों ने किया था। हमने लिखित में भी करके ये बताया था कि ये असंभव है, और वो बात फिर बाद में मानी गई और फिर बाद में वो रिकॉर्ड अपने आप में से उस किताब में से निकाल दिया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आशा भोसले बहुत अच्छी गायिका हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके के कई गाने गाए और उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। और जैसे कि गुलजार ने कहा था कि वो अपनी बहन से छोटी उम्र की होने, यानी कि दूसरे पायदान पे वो आई, तो उम्र के कारण उनको बहुत जगह पे एक तरीके से कमतर आंका गया, हालांकि वो किसी भी तरीके से अपनी बहन से कम नहीं थी। और ये भी है कि शुरुआती जीवन में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी शादी हुई, वो घर छोड़ के चली गई और उनसे लता मंगेशकर बहुत नाराज थी और सब कुछ, तो उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया, किसी प्रकार का कोई उनको कहना चाहिए उनको मार्गदर्शक कोई नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जगह बनाई, और ये उनकी रीढ़ की हड्डी जो है और उनकी जो दृढ़ता है उसको, और उनके जिसको कहते हैं करेज को बहुत दर्शाता है। तो वो बड़ी जीवट महिला रही हैं, और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही सम्माननीय बात है। अब रही बात कि इन दिनों उन्होंने जो कहा, वो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इस उम्र में आके उन्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस तरीके से है जैसे कि आदमी आसमान पे थूकता है तो वो थूक उसके खुद के मुंह पर गिरता है। ये इस तरीके की बातें जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उनके
व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दाग लग गया है और लोग इन बातों को, जो कि वो कई मनगढ़ंत बातें कर रही हैं, उनको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आखिरकार क्या हुआ, लोगों ने उन्हीं का मजाक बनाना शुरू कर दिया, उन्हीं का उपहास हो रहा है। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। मुझे लगता है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ और क्या उनके दिक्कतें हैं जिसके कारण वो इस तरीके से अनर्गल बातें कर रही हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आशा जी ने एक जो मुद्दा उठाया है कि रफी साहब उतना इम्प्रोवाइज नहीं करते थे गानों को, कई गाने में मतलब मेहनत नहीं करते थे, आशा जी ज्यादा मेहनत करती थी और कई गाने उन्होंने अच्छा गाया रफी साहब से, कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने आजा आजा जो गाना है उसके बारे में उदाहरण दिया कि उनको इनाम भी दिया गया 100 रुपये। उसके पहले काफी प्रैक्टिस किया, 1-2 सप्ताह तक प्रैक्टिस किया। या कई गाने हैं जो कि शम्मी कपूर पर जो फिल्म आया गया शर्मिला टैगोर पे, उसमें भी अच्छा गाया। और बाकी गायकों के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि वो इम्प्रोवाइज करते थे कि नहीं, केवल रफी साहब के बारे में ही कहा कि रफी साहब इम्प्रोवाइज नहीं करते थे। तो इसके बारे में एक खास टारगेटेड आपको लगता है या एक उन्होंने जो बात कही उसमें कुछ दम है? देखिए, सच्चाई जो मुझे लगती है वो काफी कड़वी है और मैं इस कभी भी सच से परहेज नहीं करता और डरता भी नहीं हूं। मैंने कई साल से देखा और मुझे लगता है दोनों ही बहनें कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रही हैं। इसका क्या कारण है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप जानते हैं विनोद जी की मन्ना डे ने कहा है कि विश्व के सर्वोत्तम अगर कोई गायक थे, सभी गायक गायिकाओं में वो रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी जो विविधता थी, उनका जो लोच था, उनकी जो आस थी, उनका जो भाव था, जो जिस तरीके से वो शब्दों को एक अपने तरीके से उच्चारित करते थे, वो शब्दों में जो सोच पैदा करते थे, जो शब्दों से एक तरीके से आपके सामने एक पूरी की पूरी आकृति खड़ी कर देते थे, वो उनकी एक बहुत बड़ी अदायगी का तैयारी थी, जिसको कि वो मन्ना डे रफी घराना कहते थे। और वो कहते थे कि यह घराना एकमात्र घराना है दुनिया में जो कि जिसने स्थापित किया उसी के साथ वो खत्म हो गया, क्योंकि कोई और उस घराने को कभी किसी भी तरीके से इमिटेट ही नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है उनके जैसा गाना। तो मुझे लगता है कि रफी साहब बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन उसके बावजूद 40-45 साल तक लगातार जो पब्लिक में परसेप्शंस गई, जो बड़े बड़े सर्वे हुए, वो चाहे आउटलुक ने किया, चाहे इंडिया टुडे ने किया, चाहे CNN IBN ने किया, चाहे सिनेब्लिट्स ने किया, हर बार ये बात उभर कर आई कि पब्लिक में रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक माना। आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ साल पहले जब हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों की शताब्दी मनाई जा रही थी, उस समय CNN IBN ने जो सर्वे किया था, पब्लिक ने ये कहा था कि रफी साहब सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। और आप देखिए कि उस सर्वे से रफी साहब लता मंगेशकर से 12% आगे थे, और आशा जी और किशोर के सारे वोट अगर काउंट कर लिए जाए, उसके बावजूद भी रफी साहब उन दोनों के कंबाइंड स्कोर से भी 17% आगे थे। यानी पब्लिक में रफी साहब के लिए जो एक आदर है, जो सम्मान है, जो लोग उनको एक भगवान की आवाज मानते हैं, खुदा की आवाज मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, एक नियति उनकी आवाज में दिखाई देती है। अब मुझे लगता है कि कभी कभी कई लोग, मन्ना डे ने एक बार ये भी हम लोगों से कहा था कि ये अभी तक समझ में नहीं आया कि हम पुरुष लोगों में कभी कोई जेलसी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन न जाने क्यों औरतों में इस तरीके की जो गायिकाएं थीं, उनमें इस तरीके की भावना क्यों नहीं थी, और क्यों वो इस तरीके का एक वैमनस्य या एक तरीके का मनमुटाव रखती थी। उसका कहीं ना कहीं एक सीधा सा एक उत्तर आता है कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे कोई ना कोई आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा आंकता है, और उस कारण से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे की प्रशंसा
दूसरे की जो एक प्रसिद्धि है सर, उससे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आहत होता है, जलन होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका प्रयास रहता है कि वो दूसरे को नीचा दिखाए। आप बताइए, किशोर कुमार ने कभी रफी साहब के बारे में कुछ भी बात नहीं कही, जबकि ये सबूत है कि जब किसी ने कभी रफी साहब के बारे में कोई गलत बात करी तो किशोर कुमार उग्र हो उठे, उन्होंने उन लोगों को डांट दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके जैसा गाना मैं नहीं गा सकता। वो जिस गाने को 7 तरीके से गा सकते हैं, मैं सिर्फ एक तरीके से गा सकता हूं। अब मैं जब पुरानी वीडियोस देखता हूं रफी साहब की मृत्यु के समय की और उससे पहले की, उन इंटरव्यूज में लता जी ने और आशा जी ने रफी साहब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन अब हाल के वर्षों में ऐसा क्या हो गया? तो मुझे यही लगता है कि जो लोग हैं जब वो एक शिखर पे पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ खलिश रह जाती है, कुछ उनकी चाहतें रह जाती हैं। अब क्योंकि पब्लिक जो है उसको आप धक्का देके, फोर्स करके कोई बात उसके मुंह से कहलवा नहीं सकते। और 45 साल से रफी साहब का कोई नया गाना नहीं, कोई नई फिल्म नहीं, कोई उनकी गैर फिल्मी रचना नहीं, वही पुराने गाने। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग 45 साल तक, लता जी भी कुछ वर्ष पहले ही गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरीके की जो हम अंग्रेजी में कहते हैं लूज टॉक, जिसको कि एक अभद्र भाषा का प्रयोग, ये गलत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आदमी अपनी मानसिकता को, अपनी जो एक व्यक्तित्व है उसको कमतर करता है, छोटा करता है। अब रही बात इम्प्रोवाइजेशन की, तो सारी दुनिया मानती है कि जो गानों के अंदर भाव, अभिव्यक्ति जो है वो रफी साहब करते थे, ऐसा कोई नहीं कर पाया, ना कोई गायक ना कोई गायिका। लोग, पंडित जसराज कहते थे कि रफी साहब को गाना सुनते देख या उनसे मिलते देख अपने आप ही हमारे हाथ श्रद्धा से ऊपर उठ जाते थे, हम नतमस्तक हो जाते थे। और पंडित जसराज का यहां तक कहना था कि अगर रफी साहब क्लासिकल क्षेत्र में आ जाते तो शायद हम लोगों को घर बैठना पड़ जाता, वो इतने उत्तम कोटि के और श्रेष्ठ कोटि के गायक थे। जब लोग इस तरीके की भावनाएं रखते हैं तो उसमें यह कहना कि इम्प्रोवाइज, मैं तो बहुत छोटी सी बातें 2-4 लोगों को बताना चाहूंगा। आप देखिए, वो बहुत अद्भुत जो प्रणय गीत है, युगल गीत है हम दोनों का, अभी ना जाओ छोड़कर, उसमें जब रफी साहब कहते हैं हाँ दिल अभी भरा नहीं, वो जिस तरीके की मुर्की देते हैं, जिस तरीके से वो आवाज में थोड़ा सा कंपन पैदा करते हैं, और जिस तरीके की, तो वो एक प्रेमी की जो भावना है उसको किस तरीके से व्यक्त करें। और अधूरी आस, वो जब कहते हैं तो आपको बाकायदा आपको अवगत कराते हैं कि वो प्रेमी कितना भरा हुआ है और वो कितना चाहता है कि वो प्रेमिका उसके करीब रहे। रही बात जैसे आजा आजा में, तो सुनने वाले को आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी तरीके से कोई भी कम पड़ा। गाना बहुत अद्भुत है। अब ये आशा जी की बात है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकती। तो बात यह है कि कोई आदमी चला जाए और उसके बाद ये कुछ भी मनगढ़ंत आप बात कर दें। कुछ वर्ष पहले लता जी ने ये कह दिया कि मेरे से है ना रफी साहब ने माफी मांगी और उन्होंने वो पत्र दिया, तो उनको एक खुला चैलेंज दिया था लोगों ने, शाहिद रफी ने भी और रफी साहब के बहुत से चहेतों ने भी, कि आप वो उस पत्र को दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाई और पता चल गया कि झूठ के पैर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लोग पकड़े जाते हैं। ये मूर्खताएं, आदमी सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, इसमें कहीं ना कहीं अहंकार की बू आती है। बहुत शर्मनाक बात करी है जो अभी आशा भोसले जी ने करी है, 92 वर्ष की उम्र में जाके इस तरीके की बातें करना। अब अच्छा जी में हारी में अगर वो अपने तरीके से एक है ना नटखटपन और जिसको कह रहे हैं चुलबुलापन कर रही हैं, तो रफी साहब भी उसमें रूठने की बहुत अच्छी आवाज लेके आते हैं।
वो अंतरों में जिस तरीके से शब्दों की अदायगी करते हैं, आप अगर फिल्म नहीं भी देखी हो तो आपको पता चल जाता है कि बंदा जो है वो रूठा हुआ है और वो जानबूझ के तंग कर रहा है। इतनी खूबसूरत अदायगी करने वाला गायक हम तो मतलब सदियों तक ढूंढते रहेंगे, ऐसी अदायगी वाला इंसान आएगा नहीं। इम्प्रोवाइजेशन की बात तो सबसे बड़ी बात यह है जो कि रिकॉर्डेड है। ओपी नैयर ने कहा, शम्मी कपूर ने कहा कि जो गाना कश्मीर की कली का था कि ये चांद सा रोशन चेहरा, उसके लिए जो चीज चाह रहे थे शम्मी कपूर, उसको रफी साहब ने इंप्रोवाइज किया और उन्होंने कहा अगर नहीं ठीक लगे तो आप काट दीजिएगा। और उसको जिस ऊंचाई पे वो लेके गए, जिस हायर ऑक्टेव पे उन्होंने गाया और जिस तरीके से गाया, वही फिल्म की जान बन गई और वो गाना बहुत हिट हुआ। तो किस इंप्रोवाइजेशन की बात करती हैं आशा भोसले? ये मतलब एक बहुत ही एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट की बात का, दूसरे की कला का, दूसरे के फन से सीखना चाहिए। उससे रफी साहब से सीखने वाली बात यह थी कि वो मृदुभाषी थे, कभी उन्होंने किसी के लिए कोई गलत बात नहीं की। दिलीप कुमार साहब कहते थे कि कभी किसी ने रफी साहब से किसी तरीके की कोई किसी की बुराई नहीं सुनी। और वो कहते थे फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई आदमी कभी उनके बारे में गलत बात नहीं करता था। सच्चाई ये है कि इन दो बहनों के अलावा कभी किसी ने कोई एक ऐसी ओछी बात, ऐसी कमतर बात जो कि एक तरीके से उनके व्यक्तित्व और उनकी गरिमा खुद की गिराती है, इन दोनों बहनों की क्यों करती हैं ये मुझे समझ नहीं आता। और मुझे इसका मैं जो विश्लेषण करता हूं वो एक मैं सोशल एनालिस्ट हूं, सामाजिक दर्पण को पढ़ता हूं, देखता हूं, साहित्य का और मनोविज्ञान का मैं स्टूडेंट रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है, अपनी अंदर की हीन भावना और दूसरे जिससे आपकी एक टाइम पे प्रतिस्पर्धा थी उससे कहीं ना कहीं आपकी जलन महसूस होती है। और ये अच्छी बात नहीं है। ये एक बड़े कलाकार के कहना चाहिए चेहरे पे अपने आप में कालिख पुतती है अगर वो इंसान किसी दूसरे के बारे में बात करता है, और वो भी तब जबकि वो इंसान 45 साल से है ही नहीं, वो स्वर्ग लोक में जा चुका है। उस इंसान के बारे में इस तरीके की बात करना उनको शोभा नहीं देता। बहुत ही घटिया और कमतर बात की उन्होंने। मुझे तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं आशा भोसले जी का, लेकिन उनकी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मेरी नजरों में काफी कमतर हुआ है, गिर गया। आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों अपने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में इसको स्वीकारा है कि जैसा लता मंगेशकर जी ने भी कहा कि मैं पहले से सोच के रखती थी कि मुझे कहाँ पे कोई हरकत लेनी है, कुछ अलग करना है रफी साहब के गाने के साथ। और आशा भोसले भी कहती है कि मैं भी सोच के रखती थी कि मुझे चिढ़ाना होता था रफी साहब को, तो मैं सोच के रखती थी कि मुझे इस गाने में ऐसे करना है। तो लेकिन आप देखिए कि रफी साहब बिना उन्होंने कभी बोला नहीं कि मैं ऐसा सोच के रखता था, मुझे चिढ़ाना था। वो अपने आप ही जब ये ऐसी वहां पे कुछ अलग करती थी तो रफी साहब अपने आप ही कुछ अलग करते थे उस गाने में। जो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी गाना हो, दिलरुबा दिल, एक वो गाना छूट गया। देखिए जहां तक गानों की बात आती है तो पहले तो मैं कुछ एक छोटी आपको वो जिसको कहते हैं ना आलेख करता हूं उन गीतों का जो कि उन्होंने रफी साहब ने अकेले गाए। जैसे कि मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, उसमें आप देखिए जो वो आस लेते हैं। या जैसे एक बहुत पुरानी शम्मी कपूर की फिल्म थी, उसके अंदर हुस्नलाल भगतराम का संगीत था, तो वो उसमें एक गाना है, तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई। अब उसमें वो ऊपर जब लेके जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टैंजा में, ये बड़ा अरेबिक स्टाइल का एक गाना है, और इसमें जब वो गाना गाते हैं तो पहले उस बात को एक तरीके से जैसे कि किसी बात का बयान कर रहे हो वो करके, और फिर वो वापस संगीत चलता है और वो उसको करते हैं। तो उसमें एक लाइन जहां पे वो आती है में वो अपनी जब आवाज को खींचते हैं तो वो इतनी ऊपर ले जाते हैं और उसको चौथे ऑक्टेव से टच करा देते हैं। और इसी तरीके से
एस डी बर्मन का एक गीत जो है अपनी तो हर आह तूफान है, उसमें आप देखिए कि कई जगह वो अलग अलग तरीके से, विविध तरीके से, क्या करे वो जान कर अनजान है, अब ये एक तरीके का हुआ। उसमें एक जगह वो वापस से एक दूसरे तरीके से इसी बात को कहते हैं। एहसान तेरा होगा में वो मोहब्बत को 3-4 तरीके से कहते हैं। ये जो गीत है ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, उसमें वो कितने अलग अलग तरीके से बिखर जाए शब्द को इस्तेमाल करते हैं। उसी काजल फिल्म का जो गाना है कि छू लेने दो नाजुक होठों को, उसमें आप देखिए कि इतनी छोटे बहर की वो गजल है, लेकिन उसके अंदर भी जो वो महजाब पैदा करते हैं, अपने छू लेने दो के कहने का अंदाज जो उनका है, अच्छों को बुरा साबित करना, वो हमारे को बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाती है और इतने प्रेम से होती है। अब रही युगल गीतों की बात, तो युगल गीत में आप देखिए कि राजकुमार फिल्म का दिलरुबा दिल पे तू वाला जो गीत है, उसमें रफी साहब आखिर में जाके आवाज इतनी पतली कर लेते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उसको गाते हैं कि वो जो मुखड़ा है वो अपने आप में, आप कई बार अगर उसको ध्यान से ना सुने तो आपको एकदम समझ में लगता है कि कोई तीसरा गायक आ गया बीच में, वो आवाज ही बदल डालते हैं। यही नहीं, ये कई जगहों पे वो इस तरीके की अपनी जो छाप छोड़ते हैं वो बड़ी अद्भुत है। और आशा भोसले जी को इन तरीके की बातें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा गाना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। अब इस गीत के मुखड़े में रफी साहब जिस तरीके से, मतलब एक छोटा सा जो शुरू का जो मुखड़ा लेते हैं, उस मुखड़े में वो 2-3 बार मुर्कियां और मींड जिस तरीके से लेते हैं, अब ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने बड़े गायक थे वो। और हमने स्पॉन्टेनिटी की बात, अपने आप इम्प्रोवाइज करने की बात, तो यहां तक है कि राजेश रोशन ने कहा कि दूसरा आदमी का जो गाना जिसको कि 10-12 दिन तक वो अपने आप रिकॉर्ड, मतलब रिहर्सल कर रहे थे किशोर कुमार से और लता जी के साथ, और रफी साहब सिर्फ रिकॉर्डिंग के दिन आए, लेकिन आके उनका कहना है कि एक सुर इधर से उधर नहीं हुआ, और वो सीधे जब अपने बीच में आते हैं, ये मस्तियां ये बहार, इतना सटीक उनका स्वर आता है और इस तरीके से जैसे कोई शीशे को काटता हुआ जाता है, इस तरीके से उनका स्वर आता है। अब आप बताइए, ये हीरे की अपनी क्वालिटी है कि वो कांच को काट देता है और कोई एक दूसरी और किरिच भी नहीं आती, सिर्फ एक लाइन आती है। ये रफी साहब की गायकी का कमाल है। आशा जी जिस तरीके की बातें कर रही हैं, सच्चाई ये है कि मैं आशा जी का बहुत कायल हूं, उनकी गायकी का बहुत बड़ा, मतलब एक प्रशंसक हूं, और मेरी तो पर्सनल यादें भी हैं। मैंने 1998 में जब इलेक्शन कमीशन के लिए टाइम्स टेलीविजन ने बहुत से इलेक्शन प्रोमोज बनाए थे, तो उसके स्क्रिप्ट राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर मैं ही था। टाइम्स टेलीविजन और प्रीतीश नंदी दोनों ने बनाई थी, और उसमें एक पर्टिकुलर जो हमको, आशा जी को हमको लेना था अपने लिए, तो उसके लिए वो इनकार कर चुकी थी टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को। लेकिन मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि दीदी आप बहुत बड़ी कलाकार हैं, मैं एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं, मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप मेरे साथ काम करें, मेरी बात आप सुन लीजिए। तो वो तैयार हो गई और उन्होंने मेरी बात फोन पे सुनी, वरना वो काम करने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो आप आ जाइए, हम इसको करेंगे, मैं लेकिन आपको 2 घंटे ही दूंगी। लेकिन आप देखिए उसके बाद उन्होंने 4.5-5 घंटे दिए मुझे, क्योंकि जब मैंने पहली बार लाइटिंग वाइटिंग की और मैंने उनको बोल समझाए, जिसमें कि मेरी स्क्रिप्ट उनको इसलिए पसंद आई क्योंकि उन दिनों में उनका एक पॉप गाना चलता था, अब इससे आगे और क्या कहें जानम समझा करो। तो मेरी स्क्रिप्ट में मैंने उनको बोलने के लिए दिया कि वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है, और वोट का चुनाव हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। और उसके हिसाब से मैंने उनकी
कुछ पर्सनल लाइफ से उसको उनके संगीत के उपलब्धियों के साथ जोड़ा, और आखिर में मैंने लोगों को समझाने के लिए इसी तरीके से उस लाइन को वो खत्म करती हैं। करीब 1-1.5 मिनट का वो जो था इलेक्शन प्रोमो, उसको वो कहती हैं कि वोट देना हमारे अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है, और इससे आगे और क्या कहें जानम, समझा करो। तो मैंने क्या किया कि शुरू में भी उनको पहले गवाया, और उसको उन्होंने प्रोमो को स्टार्ट उसी से किया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इससे खत्म किया। तो उनको वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी, और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आप रुक जाइए। पूरी टीम चली गई और उन्होंने बाद में मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं बहुत उनको अपने सर माथे पे रखता हूं। वो बहुत बड़ी कलाकार है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आज उनके जन्मदिन पे उनको और उनके जो सलाहकार हैं, वो अगर हमारी बात उन तक पहुंचे तो वो समझने की कोशिश करें कि वो जिस तरीके की बातें कर रही हैं, उससे वो वैसे ही बहुत बड़ी कलाकार है। किसी दूसरे को नीचा क्यों दिखाना चाहती हैं वो? अगर वो दिखाना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो अपनी जो सोच है, वो उस सोच को उजागर कर रही हैं, और लोग ये मानने लगे हैं कि उनकी सोच खोटी है, उनकी सोच में कहीं ना कहीं दोष है, और वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही कालिख पोत रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी कलाकार है, उनको समझना चाहिए। बड़प्पन उनको रफी साहब से सीखना चाहिए था। रफी साहब जैसी जो एक फराख दिली है, जो नम्रता है, जो झुक के मिलनसारता है, वो उनको सीखनी चाहिए थी, बजाय इसके कि दोनों बहनें उल्टा सीधा बोलने लग गईं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुखदाई है, मेरे लिए तो बहुत पीड़ादायक है ये। तो एक सवाल ये है कि जब लता मंगेशकर जी के साथ रफ़ी साहब का विवाद हुआ, रॉयल्टी को लेकर के मतभेद हुए, तो रफ़ी साहब ने गाना, जब लता जी के साथ गाने बंद कर दिए, तो उन्होंने आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और बाकी गायिकाओं के साथ उन्होंने गाने गाए, काफ़ी गाने गाए, और काफ़ी गायिकाएं जो है उभर करके सामने आई। तो उस दौरान जो विवाद हुआ, जिसके कारण रफ़ी साहब और लता जी ने गाने आपस में दोनों ने युगल गीत बंद कर दिए, तो उससे तो आशा भोसले को ही फायदा हुआ। लेकिन फिर वो क्यों कहती है, और बल्कि ओपी नैयर के साथ जो एसोसिएशन रहा, रफ़ी साहब, आशा भोसले और ओपी नैयर की जो तिकड़ी थी, उसमें तो सबसे ज़्यादा गाने उस समय, जब कोई बड़ा संगीतकार आशा भोसले से गाने गवाता नहीं था, तो ओपी नैयर जैसा संगीतकार, मतलब इतने बड़े संगीतकार ने रफ़ी साहब के साथ, उनके जो जितने सारे गाने हैं ओपी नैयर के, वो सब रफ़ी साहब के साथ है। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो रफ़ी साहब के साथ गाने का उन्हीं को हुआ, आशा भोसले जी को ही। तो फिर वो क्यों कहती है कि भाई मुझे को रफ़ी साहब से क्यों ऐसा ज़्यादा एक जलन है या ईर्ष्या है? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बात लोगों के सामने क्लियर कर दें कि रफ़ी साहब और लता मंगेशकर में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। एक विवाद था रॉयल्टी को लेके। लता जी का कहना था कि अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो हम इस बात को और पुरजोर तरीके से पेश कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं कि भाई गायक गायिकाओं को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। मेरे को लगता है कि लता जी का ये जो स्टैंड था वो अपनी जगह बहुत सही था। रफ़ी साहब एक बहुत सीधे साधे सच्चे इंसान थे। उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं था, और वो जो कॉमर्स है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, उसको वो नहीं समझते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो पैसे मिल जाते हैं, और एक बार पैसा मिल गया उसके बाद में मैं किसी से भी और पैसा डिमांड नहीं करना चाहता। और ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने लोगों के लिए 1 रुपए में गाना गा दिया और लोगों को बहुत सारी मदद करी। तो वो कहीं ना कहीं वो विवाद नहीं था। एक लता जी ने कहा कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, हालांकि वो कहती हैं कि रफ़ी साहब ने मना किया, लेकिन ऐसा ये सब उन्होंने तब कहना शुरू किया जब रफ़ी साहब नहीं रहे और सामने से कोई आदमी उस बात को उसका काट दे नहीं सकता था। तो वो जो कह सकती थी वो कह दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने लेटर लिखा, अपॉलॉजी दी। वो रफ़ी साहब अपॉलॉजी क्यों देते? वो उस समय विश्व के सर्वोत्तम गायक थे। उनसे ज्यादा उस समय उन्होंने कम से कम नहीं तो 15-20 वो विश्व भ्रमण कर चुके थे। देश विदेश में वो दुनिया में
भारत का परचम फहरा रहे थे, उनको सबसे ज्यादा अगर भारत से किसी को कोई जानता था बाहर हिंदुस्तानी गायक के रूप में, तो सिर्फ उनको जानते थे। लता को इतना कोई नहीं जानता था बाहर, लेकिन वेस्ट इंडीज, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, अफ्रीका, सब जगह रफी साहब को जानते थे, यूरोप वगैरह में। तो ये बात अपने आप में उन्होंने बाद में कही, जो कि मैं वही वाली बात जो आशा जी आज एक कमतर बात कर रही हैं, बहुत अपने स्तरहीन बात कर रही हैं, वही लता जी ने भी अपने जीवन में करी। लेकिन खैर, जब वो 2-3 साल उन लोगों ने नहीं गाया, तो इसका खामियाजा किसने भुगता? लता जी ने भुगता। लता जी के उस युग में आप उठा के देख लीजिए, जो नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स हुई है डुएट्स की, वो सबसे ज्यादा रफी साहब की थी, और उसका फायदा सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले को सबसे ज्यादा हुआ। गीता दत्त तब तक गाना बहुत कम कर चुकी थी, उनके घर में भी काफी विवाद चल रहा था, और उसके बाद गुरुदत्त की मृत्यु हो गई, तो वो एक तरीके से सीन से फेड आउट सी हो गई थी। तो सबसे ज्यादा इन दो को, और इनके बाद भी अगर किसी को जगह मिलती थी तो छोटे छोटे कई गायक गायिकाओं को, मुबारक बेगम को, शारदा को, वो जगह फिल इन करने को मिल जाती थी। तो आशा भोसले को तो रफी साहब का एक ऋण है उनके ऊपर कि उन्होंने उनको इस्टेब्लिश कराया। उस वक्त तक आशा अपनी एक जगह बना रही थी, लेकिन तब भी उनकी पहचान एक ज्यादातर हेलन नुमा, जो कैबरे नुमा गाने होते थे फिल्मों में, और जो सी ग्रेड, बी ग्रेड की जो फिल्में होती थी, उसके गाने जो वैम्प्स के पीछे से होते थे। कुछ फिल्मों में, बी आर चोपड़ा की फिल्मों में या वी शांताराम की फिल्मों में, उनको हीरोइनों के भी गाने मिलते थे। लेकिन जब उन्होंने ओपी नैयर के साथ, और उनके व्यक्तिगत उनसे ताल्लुकात भी रहे, उन ताल्लुकात के पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, उन ताल्लुकात का बहुत बुरा हश्र हुआ, लेकिन आशा भोसले ने बड़े अच्छे तरीके से ओपी नैयर के साथ अपना रिश्ता निभाते हुए रफी साहब का कांधा पकड़कर उस गंगा को पार किया, जो उस समय उनके लिए लगभग नामुमकिन सी थी। तो ये उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि रफी साहब के साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत जयदेव के, शंकर जयकिशन के, और अपने ओपी नैयर के, आर डी बर्मन के गाए, वरना वो कहां रहती। अगर वो युग ना आता तो शायद उनको बहुत से गानों से वो वंचित रह जाती। तो खामियाजा मुझे लगता है उस वक्त भी इन दोनों बहनों का हुआ। लता जी को हार कर गाने महेंद्र कपूर या मुकेश के साथ गाने पड़ते थे, और कभी कभार मन्ना डे, और वो गाने बहुत पॉपुलर नहीं हुए। आप जाके देख सकते हैं, जिन लोगों को चाहिए वो जाके है ना संख्याएं देख लें, और उनको पता चल जाएगा। जो डुएट्स रफी साहब के थे वो इतने पॉपुलर हुए कि आप देखिए कि जाने तमन्ना, जाने चमन, गुमनाम का शारदा के साथ वाला उनका डुएट हिट है। उनका मुबारक बेगम के साथ जो है मुझको अपने गले लगा लो, वो हिट है। सुमन कल्याणपुर के साथ उनके अनेकों डुएट्स हिट है। और आशा भोसले के साथ तो उन्होंने फिर वही दिल लाया हूं, कश्मीर की कली, मेरे सनम, कहां कहां कौन से गीत नहीं गाए। तो आशा भोसले को तो बल्कि फायदा हुआ। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जब इंसान एक छोटे मांझने का होता है, जब वो प्रतिशोध में भरा हुआ होता है, उसके अंदर अहंकार बहुत होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जलन बहुत ज्यादा होती है, और वो कहीं ना कहीं जानता है कि मैं दूसरे के बराबर नहीं आ पा रहा हूं, तो वो वही करता है कि वो दूसरे इंसान के पांव काटने की कोशिश करता है। ये आज का युग है। हम इस समय जिस तरीके की राजनीति देख रहे हैं, उसमें भी एक ओछापन है, उसमें भी लोगों की बुराई करने की बातें हैं। लोग अपनी मां की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की मांओं पे गाली देने से चूकते नहीं है। यही चीज इन दोनों बहनों ने की है, और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल आशा जी ने सेट किया। इतनी महान गायिका है, उनका एक अपना व्यक्तित्व है, उनका उस पूरे के पूरे फिल्मी संगीत में इतिहास जब लिखा जाएगा तो उनकी एक अपनी कहानी कही जाएगी, उनका एक अपना मुकाम होगा। तो उनको ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
यही उन्होंने किया। यही लता जी ने रफी साहब की मृत्यु के बाद जिस तरीके की उल्टी सीधी बातें की, उससे कहीं ना कहीं उनका भी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो गरिमा थी, वो गिरी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई रत्न मिले ना मिले, कोई तमगा मिले ना मिले, रफी साहब हिंदुस्तान के अनमोल रत्न थे और विश्व उनको जानता है। इसीलिए दुनिया भर में लोग उनको हमेशा अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धांजलियां पेश करते हैं। हजारों जो लोग हैं, लाखों लोग जो हैं, हजारों शहरों में उनके लिए अलग अलग उनके दिन पर, उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो लोगों के दिल, दिमाग, रूह में किस प्रकार से बसे हुए हैं। इसीलिए तो लोग उनको परमात्मा की आवाज या खुदा की आवाज कहते हैं। आज हम लोगों ने बात की आशा भोसले जी के बारे में, जिनका जन्मदिन है, और इस मौके पर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी गायकी के बारे में, और उनके जो रफी साहब के संबंध रहे, उनके जो गाने गाए दोनों ने एक साथ, एक से बढ़कर एक गाने। विवाद भी है दोनों, आशा भोसले जी के साथ काफी विवाद है, तो उन पे अगर बात करने लगे तो काफी लंबी बातचीत हो जाएगी। तो एक संक्षेप में हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर बात की, तो आगे और भी बातें करते रहेंगे दीपक महान जी से, और भी संगीत के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दीपक महान जी अब नियमित रूप से हमारे इस चैनल पे, जो आप सबका एक पसंदीदा चैनल है, उस पर अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। तो आज यहीं पे हम लोग इसको विराम देते हैं और फिर अगले कार्यक्रम में